नमस्कार। तो आज का अपना टॉपिक है एंट्राइटिस यानी कि आंत की सूजन। तो एंट्राइटिस क्या है, इसके बारे में आज अपन बात करेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि एंट्राइटिस है क्या और ये किस प्रकार से या किस रूप से होती है, किन कारणों की वजह से होती है और अपने को पशु में अगर ये हो जाती है तो किस प्रकार से सिम्टम दिखाई देते हैं और उन्हीं के आधार पर अपन को एंट्राइटिस का ट्रीटमेंट करना है। तो चलो आज अपन बात करते हैं एंट्राइटिस के बारे में कि एंट्राइटिस क्या है। तो होता क्या है एंट्राइटिस की परिभाषा या एंट्राइटिस, सबसे पहले अपन ये बात करेंगे एंट्राइटिस में कि किस रूप से या इसका परिचय या इसको किस रूप से डिवाइड करते हैं, एंट्राइटिस क्या होती है। तो एंट्राइटिस सबसे पहली बात है कि आंत की आंतरिक श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को एंट्राइटिस कहते हैं। यानी कि आंत की जो इंटेस्टाइनल जो है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर सूजन आ जाती है तो उसको एंट्राइटिस कहते हैं। तो इसकी पहचान अपन को इस प्रकार से होती है कि पेट में दर्द होना, लगातार दर्द का बना रहना, आंतों का अवशोषण है जो कम हो जाना और डायरिया, खूनी दस्त होना और जो इंटेस्टाइनल जो सिक्रेशन है, जो मतलब आंतों के स्त्राव है, वो बढ़ जाते हैं। तो सब बात यह है कि जब आंत की आंतरिक श्लेष्मा झिल्ला में अगर कोई सूजन आ जाती है तो उस चीज़ को अपन इंट्राइटिस कहते हैं, यानी कि आंत की सूजन कहते हैं। इसकी अपने को पहचान इस प्रकार से होती है कि पशु के लगातार पेन होता है, वो भी कौन सा, लेबर पेन, यानी पेट दर्द होने लग जाता है और जो आंतों का जो कंट्रैक्शन है या जो अवशोषण की भाग है वो बढ़ जाता है या कम हो, बढ़ता नहीं, कम हो जाता है और इनकी वजह से खूनी दस्त और हल्के नॉर्मल दस्त भी होने लग जाते हैं और जो इंटेस्टाइनल जो सिक्रेशंस होते हैं, जो आंत के स्त्राव होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो ये थे नॉर्मल इस इंटेस्टाइन के बारे में कुछ जानकारी। अब अपन इसी के आगे चलते हुए बात करेंगे कारणों के पर कि इन किस कारणों की वजह से ये इंटेस्टाइनल होती है। तो कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से, जैसे कि अपन भौतिक कारण है, जीवाणु के वजह से, या जैविक कारण है, या फिर रासायनिक कारण है, या वायरल वजह से होता है। तो इन सभी कारणों पर अपन नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे भौतिक कारण यानी कि फिजिकली एजेंट। तो बात करेंगे अपन भौतिक कारण पर, यानी कि फिजिकल एजेंट किस प्रकार से हैं। तो वो है कि अधिक मात्रा में पशु को सड़ा गला चारा, अगर कोई काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक सड़ा गला चारा है, उसको अपन अगर पशु को खिला देते हैं तो उससे एंट्राइटिस हो जाती है। और नवजात बच्चा है उसको अधिक मात्रा में खीस पिलाना या जो ठंडा दूध होता है, वो मलाई युक्त जो ठंडा दूध है वो पिलाना, तो उसकी वजह से क्या है, आंतों में वो जम जाता है या इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से एंट्राइटिस हो जाता है। और अगला कारण यह है कि जो पॉइजनिंग के जो पौधे होते हैं, यानी विषाक्तता युक्त जो पौधे होते हैं जिनसे पॉइजनिंग होती है, उन पौधों के खाने की वजह से भी एंट्राइटिस होती है। और जो भौतिक कारण में सबसे लास्ट कारण है वो इस प्रकार से है, यानी कि पशु के अगर आहार है, जो चारा पानी दे रहे हैं, उसमें अगर मिट्टी है या फिर लैक्टिक अम्ल की कोई भी प्रोडक्ट है, अगर वो उसमें चारे में मिला हुआ है तो उसकी वजह से भी इंटेस्टाइनल एंट्राइटिस हो जाती है। तो ये थे भौतिक कारण। अब अगला कारण अपन बात करेंगे तो वो है जीवाणु एंट्राइटिस, तो मतलब बैक्टीरियल एंट्राइटिस किस प्रकार से होती है, कि किन बैक्टीरिया की वजह से ये एंट्राइटिस हुई है। जैसे कि इकोलाई, साल्मोनेला स्पीशीज, जो जाति के साल्मोनेला जाति के जो बैक्टीरिया है, वो अगर पेट के अंदर या आंतों के अंदर मिलते हैं तो उनकी वजह से क्या होता है, ये बैक्टीरियल इंटेस्टाइनल हो जाता है। और साथ में क्लोस्ट्रीडियम पेराफेरेंजी, जो टाइप बी या टाइप सी के जो बैक्टीरिया है, वो अगर पशु के शरीर में या इंटेस्टाइनल में है तो उसकी वजह से भी हो जाता है। और अगला है तो माइकोपेरा ट्यूबरकुलोसिस नाम से जो बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी जो संख्या है उसको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते, तो आंतों को क्या है, ये ब्लॉक कर देते हैं, उसकी वजह से भी बैक्टीरियल इंटेस्टाइनल हो जाता है। तो ये था बैक्टीरियल या जीवाणु कारण। और अपन ने बात की भौतिक कारण पर। अगला बात करेंगे किन विषाणु या किन वायरस की वजह से भी इंटेस्टाइनल होता है। तो वो वायरस इस प्रकार से है, जैसे रोटा वायरस, बोवाइन मेलिग्नेट कटारा, तथा इसके आगे चलते हैं कोरोना वायरस, जो अभी बहुत ज़्यादा भारी रूप से चल रहा है कोरोना वायरस। वो भी एक पशु के अंदर कोरोना वायरस के नाम से भी वायरस होता है, उसकी वजह से भी इंटेस्टाइनल यानी कि एंट्राइटिस हो जाती है। और रिंटरपेस्ट, वो भी एक प्रकार का वायरस है। ये सब वायरस जब आंतों के अंदर जम जाते हैं या आंतों में अपना जमाव कर लेते हैं तो उसकी वजह से भी एंट्राइटिस हो जाती है। अब ये थे 3 कारण। अब अगला कारण अपन बात, अब
अगला अपन बात करेंगे कि अगले कारण कौन सा है, तो अगला कारण है कि कार्मिक कारण, यानी जो वर्म की वजह से, जो बॉडी के अंदर वर्म्स होते हैं उनकी वजह से जो इंटेस्टाइनल या एंट्राइटिस होती है वो है, जैसे सबसे पहला है वो है हेलमिंथिस डिजीज, यानी कि फेशियोलोसिस, जिसकी वजह से वर्म है वो बॉडी में जमता है। साथ ही में एस्कोरिसिस है, ट्रेकियोमाइसिस है, या फिर ओस्टियोग्लासिस, ये जो वर्म्स है यानी कर्मी है वो अगर पेट में अगर जम जाते हैं तो उनकी वजह से भी एंट्राइटिस हो जाती है। अगला कारण है, जैसे एक कारण है प्रोटोजो, अगर कोई प्रोटोजोअन है वो भी अगर आंत के अंदर रुक जाते हैं या आंत के अंदर जमाव कर लेते हैं अपना, तो उससे भी एंट्राइटिस हो जाती है। जैसे कोक्सोडियोसिस एक है प्रोटोजोआ कोक्सोडियोसिस, उसकी वजह से भी ये एंट्राइटिस हो जाती है। अब ऐसे ही चलते हुए रासायनिक कारणों पर अपन बात करते हैं केमिकल एजेंट में, तो बहुत सारे एजेंट है, जैसे लेड है, आयरन है, मरकरी है, नाइट्रेट है, ऑक्जलेट है, कॉपर है, आर्सेनिक, इन्हीं सब कारणों की वजह से ये एंट्राइटिस होती है। अगर ये कारण ये जो पदार्थ है वो अगर बॉडी के इंटेस्टाइनल में जम जाते हैं या आंतों में अगर ये अपना इकट्ठा हो जाते हैं, या आंतों के चारों तरफ या आंतों के ऊपर के जो लेयर है उस पर अगर ये जम जाते हैं या इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी एंट्राइटिस हो जाती है। तो अपने को ये पता चला कि रासायनिक कारणों में क्या है, लेड, आर्सेनिक, आयरन, कॉपर, ये सब जो कंटेंट है उनकी वजह से भी ये एंट्राइटिस हो जाता है। इसी के साथ साथ में अगर कुछ अन्य कारण है जिन पे बात करेंगे जिनकी वजह से भी हो सकता है, तो वो कारण कुछ इस प्रकार से कि विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है, अपन जो इंजेक्शन लगाते हैं भूख बढ़ाने का या जो डाइजेशन ठीक करने का, अगर उसको अपन लगातार देते हैं या कम मिलता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कमी की वजह से, और देखो निकोटिन एसिड है, उन सब की कमी की वजह से भी एंट्राइटिस हो जाता है। तो अपने ये भी ध्यान देना चाहिए कि अगर बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन होते हैं बॉडी के अंदर, अगर उनकी अगर डेफिशिएंसी हो गई तो उसकी वजह से भी एंट्राइटिस हो जाती है। इसी के साथ में अगर कोई एलर्जिक कारण, जो जिन कारणों की वजह से एलर्जी होती है, तो वो अगर आंतों के अंदर है तो उसकी वजह से भी एंट्राइटिस हो सकती है। तो ये कारण है। और दूसरा कारण, अगर किडनी का कार्य करना बंद हो जाता है तो एंट्राइटिस, यानी कि अगर किडनी अपना कार्य प्रारूप रूप से या संपूर्ण रूप से सही तरीके से नहीं कर पाती है या वो रुक जाती है, तो उसकी वजह से भी एंट्राइटिस हो जाते हैं। तो ये थे दोस्तों मेरे कुछ कारण कि किन कारणों की वजह से ये एंट्राइटिस हुई है, यानी भौतिक कारण, जैविक कारण, वायरस कारण, और प्रोटोजोआ है, और वर्मिसाइड है, और कुछ रासायनिक कारण जिनकी वजह से एंट्राइटिस होती है, जिन पर अपने प्रकाश डाला। तो इन सब कारणों की वजह से भी एंट्राइटिस होती है, ये अपने को अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। और इन्हीं सब कारणों को मद्देनजर रखते हुए अब अपन नजर डालेंगे एंट्राइटिस के लक्षण पर कि पशु किस प्रकार से अपना लक्षण दर्शाता है, या जो बॉडी में एक्टिविटी या क्रिया विधि है वो किस रूप से पशु का चेंज हुआ है, बिहेव किस प्रकार से बदला है। तो उन सब चीज़ों पे अपन गौर करेंगे, नजर डालेंगे। तो देखते हैं लक्षण किस प्रकार से हैं कि पशु नॉर्मल अवस्था में रहता है तो आराम से चारा पानी कर लेता है, खाना पीना अच्छे से कर लेता है, लेकिन जब बीमार हो जाता है, और वो भी एंट्राइटिस जैसी बीमारी, यानी कि आंतों का सिकुड़ जाना या आंतों में रुकावट आना, जिसकी वजह से तो किस प्रकार से लक्षण दिखाता है कि चारा पानी बिल्कुल बंद कर देता है पशु, खाना बिल्कुल नहीं लेता, और पेट दर्द लगातार जारी रहता है। तो खाना बिल्कुल कम कर देगा, पेट दर्द रहेगा, तो पशु बहुत ज़्यादा बेचैन सा हो जाएगा, और बिल्कुल कम समय के लिए या उड़ता बैठता, बार बार उड़ता बैठता रहता है। तो ये सबसे पहला लक्षण होता है कि पशु एक तो बहुत ज़्यादा पेन में है जो होता है, उसी के साथ में बार बार उड़ता बैठता है, बिल्कुल डल सा महसूस होता है। तो ये पहला लक्षण है। उसी के साथ में अगले लक्षण पे बात करेंगे तो पशु क्या है कि बहुत पतला दस्त करने लग जाए, और वो उसी दस्त में हल्के हल्के ब्लड के भी निशान या ब्लड के भी क्लॉट भाग देंगे, तो उसको अपन खूनी दस्त भी बोल सकते हैं। और जो गोबर है उसके अंदर हल्का श्लेष्मा भी आता है। और अगर अपन बात करेंगे गोबर, तो गोबर नॉर्मल रूप से आता है, उसमें कोई स्मेल नहीं आती, लेकिन इसके अंदर एंट्राइटिस वाले में बहुत ज़्यादा तेज बदबू आएगी, और जो गोबर है उस पर श्लेष्मा लगी होती है। ये सबसे बड़ी पहचान है। और अगले अपन बात करेंगे तो गोबर का रंग जो नॉर्मली ब्राउन रंग का होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, गोबर बहुत गहरे हरे रंग का तथा काला रंग का हो जाता है। तो ये अपने को ध्यान देना चाहिए कि एंट्राइटिस के अंदर जो चारा पानी जो पड़ा है उनकी वजह से पशु का जो गोबर है वो ग्रीन यानी हरे रंग का हो जाएगा, या लंबे समय तक अगर गोबर नहीं कर रहा है तो वो बिल्कुल ब्लैक ऑयल की तरह से हो जाएगा। तो अपने को ये पता चल जाएगा कि इस पशु को एंट्राइटिस नामक बीमारी हुई है। और एक कारण अगला है
कि पशु को जो डायरिया हो रहा है, जो दस्त हो रहा है, वो कम समय के नहीं, लगातार लंबे समय के लिए डायरिया होता है। तो ये थे लक्षण कुछ, और आगे के लक्षण है इस प्रकार। और आगे के लक्षण अपन इस प्रकार से रहेगा कि पशु को अगर लंबे समय तक दस्त डायरिया हो रहा है या वो भी खूनी दस्त हो रहा है, तो जाहिर सी बात है पशु बिल्कुल वीक और कमज़ोर हो जाएगा, और हल्की सी ब्लड की भी यानी कि एनीमिया भी हो सकता है। तो अपने ये ध्यान देना चाहिए, अगर लगातार अगर पशु को फीवरल डायरिया हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर पानी की कमी होगी तो डिहाइड्रेशन भी पशु को होगा। डिहाइड्रेशन होगा तो पशु निडाल सा होकर बैठता रहता है और बिल्कुल बेचैन रहता है, अपनी जो त्वचा है वो रूखी हो जाएगी, उस पर ज़्यादा पानी नहीं दिखाए, जो थतून है वो भी बिल्कुल सूख जाएंगे। उसी के साथ में पशु इनकी की वजह से जो डायरिया हो रहा है, और ये डायरिया के साथ साथ में जो खूनी दस्त हो रहे हैं यानी जिसमें पेचिस है, तो उसकी वजह से पशु में ब्लड की कमी होने की वजह से कमजोरी आएगी, और बिल्कुल पशु सुस्त सा और कमज़ोर हो जाएगा, थक के पतला सा, उसकी जो रिब्स हैं वो भी दिखाई देने लग जाएगी। तो यानी कि दस्त हुए तो डिहाइड्रेशन हुआ। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि पानी की बिल्कुल कमी हो जाए, जो दस्त के साथ में जितना बॉडी का पानी था वो दस्त के साथ बाहर निकल गया, और पशु उसकी वजह से कमज़ोरी बढ़ जाती है। और कभी कभी क्या होता है, जब लंबे समय तक डायरिया होता है ना पशु को, तो डायरिया की वजह से इन सब कारण होते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन हो गया, और बेचैन सा होकर बॉडी की जो त्वचा है वो रूखी हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या है, कभी कभी पशु शोक लग जाता है, और शोक की वजह से पशु की डेथ भी हो जाती है। तो अपने को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर लंबे समय तक पशु को डायरिया है तो उसको ग्लूकोज है या पानी की जो पूर्ति करने वाले कंटेंट हैं वो अपने को देना चाहिए, वरना उसकी वजह से पशु को शोक लग सकता है, और शोक लगने की वजह से भी पशु की डेथ हो जाती है, और जिसकी वजह से पशुपालक को बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है, हानि उठानी पड़ सकती है। तो ये अपने के लक्षण है जिसके बारे में अपने को सचेत रहना चाहिए कि किन लक्षणों की वजह से या किन लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कि और अपने को पता है कि इसके अंदर एंट्राइटिस हुई है। यानी कि सबसे मोस्ट बात यह है कि पशु जब चारा पानी खाना पीना बिल्कुल बंद कर देता है, फीवर डायरिया हो रहा है जिसमें हल्के से ब्लड के भाग भी रहेंगे, तो ब्लड के भाग रहेंगे तो दो चीज़ें होगी, एक तो डायरिया हो रहा है, एक ब्लड हो रहा है। तो डायरिया की वजह से होगा डिहाइड्रेशन, और ब्लड की निकल रहा है तो एनीमिया यानी कि कमजोरी। तो यह चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एंट्राइटिस में स्पेशली डायरिया और खूनी दस्त ये दोनों ही सबसे बेस्ट सिम्टम्स हैं, जिससे अपने को ये पता चलता है कि इसके अंदर एंट्राइटिस हुई है। और जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, लंबे समय तक एनीमिया भी चलता है, तो उसकी वजह से पशु को शोक लगता है, शोक की वजह से पशु की डेथ हो जाती है। तो ये थे कुछ लक्षण जिससे अपने को ये पता चलता है कि इस पशु को डायरिया यानी एंट्राइटिस हुई है। अभी इन्हीं सभी लक्षणों और कारणों को अपन मद्देनजर या ध्यान में रखते हुए अपन पशु का उपचार किस प्रकार से करते हैं। तो अपन उपचार करते हैं पशु का, तो उपचार में सबसे पहले क्या करते हैं, जो एंट्राइटिस के जितने भी अब कारण हैं उनको जल्दी से जल्दी हटाएं। मतलब पशु का अगर एंट्राइटिस के जिन कारणों की वजह से एंट्राइटिस हुआ है उन कारणों को हटा दें। अगर खाने की वजह से है, रासायनिक कारण है, भौतिक कारण ये कारण है, तो उन कारणों को तुरंत से अपने को हटाना है, जिसकी वजह से पशु जल्दी ठीक हो। जैसे कि पशु के आहार में तुरंत अपने को बदलाव कर देना है। अगर पशु के हुआ क्या है कि आहार में अगर मिट्टी भी है या आहार में कोई ऐसे तत्व या कंटेंट है जिनकी वजह से हुआ है, तो आहार को अपने को तुरंत ही इमिडिएटली उसको चेंज कर देना है। उसी के साथ में जो पशु है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आईवी रूट से मतलब इंट्रावेनस रूप से तरल पदार्थ अपने को देना चाहिए, या फिर अपने मुंह से भी लिक्विड भी पिला सकते हैं, जिसकी वजह से पशु के जो डिहाइड्रेशन है और शोक की वजह से ज़्यादा पशु खत्म हो रहा है तो वो कमी ना हो। और जो आंत की श्लेष्मा का बचाव या अवशोषण बढ़ाने के वाली दवा होते हैं तो उनको भी अपने को पशु को जल्दी से जल्दी देना है, वरना काफ़ी समय होने के बाद में पशु की जान भी जा सकती है। ये थी बेसिक बात। अब अपन प्रारूप स्पेशल रूप से अपन इसका ट्रीटमेंट लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को एस्ट्रीजेंट जो पाउडर है वो पशु को पिलाना है। तो एस्ट्रीजेंट पाउडर को 30 ग्राम 40 ग्राम जिस हिसाब से बॉडी वेट है पशु को वो पिलाना है, जिसकी वजह से जो आंतों को रुकावट हुई है या आंतों पे जो जमाव है जिसकी कॉन्टेक्ट का वो सब हट जाए और साफ हो जाए, और वो गोबर के रूप में या दस्त के रूप में बाहर निकल जाए, ताकि इंटेस्टाइटिस जो कारण है वो हट जाए। उसी के साथ में अपने को फीकल टेस्ट भी करना है, यानी कि जो गोबर होता है
उसके टेस्ट को फीकल टेस्ट कहते हैं, वो करवाना है। और उसके अंदर जो कीड़े हैं या वर्म्स हैं, जो परजीवी हैं, उनके मिलने पर या उनके पाने के पर अपन को उस हिसाब से उसका इलाज करना है। अगर कीड़े या परजीवी मिले हैं तो अपन को सबसे पहले एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल जो जेनिल नाम से हैं या डिस्टोसिन नाम से मिलते हैं, उनको अपने को शुरू करना है। तो सबसे पहले अपन को पशु का जो डिवर्मिंग है, अपन एल्बेंडाजोल और फेनबेंडाजोल जो देते हैं वो डिवर्मिंग कहलाता है। तो अपन को सबसे पहले पशु का फीकल टेस्ट करने के बाद में सबसे पहले डिवर्मिंग करवाना है। ये सबसे बेस्ट और सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है कि पशु का सबसे पहले डिवर्मिंग कराया जाए। अब उसी के साथ में जो बैक्टीरियल एंट्राइटिस हुआ है, जिन बैक्टीरिया की वजह से एंट्राइटिस हुआ है, दस्त हुई है, खूनी दस्त चल रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के या उन्हीं सब कारणों को अपने को सबसे पहले हटाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने को डिहाइड्रेशन को दूर करना है। तो डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए, यानी पानी की कमी है उसको दूर करने के लिए सबसे पहले अपने को पशु को आईवी फ्लूइड जरूर लगाना है। आईवी फ्लूइड ही पशु को जीवित रखता है, ये मान के चलें कि सबसे पहले पशु को जो डेक्स्ट्रोज, डीएनएस, एनएस, आरएल जितने भी है उनमें से कोई भी एक आईवी फ्लूइड है वो जरूर चढ़ाना है। जैसे कि अपने यहाँ अगर आईवी फ्लूइड देखते हैं तो डेक्स्ट्रोज या रिंगर लैक्टेट जो आरएल है उसको ले लेते हैं। तो 100 ml 1000 ml आईवी फ्लूइड पशु को चढ़ाना है। उसी के साथ में आईवी फ्लूइड में ही सल्फा ड्रग्स, जो अपने डायरिया हो रहा है उस डायरिया के कारण को अपन दूर करने के लिए, डायरिया के लिए जो इंजेक्शन आता है वो है सल्फाडिमाइडिन जो सॉल्यूशन है, उसको अपने को पशु को चढ़ाना है। यानी जो सल्फा ड्रग्स या सल्फा जो इंजेक्शन है उसको 15 से 20 ml या 50 ml, या अगर बहुत ज़्यादा फीरल डायरिया है तो उसके अंदर अपना पूरी 100 ml की वाइल है जो आईवी फ्लूइड के रूप से या आईवी फ्लूइड के साथ में आईवी रूट से पशु को चढ़ाना है, जिसकी वजह से डायरिया रुक जाए। उसी के साथ में कुछ एंटीबायोटिक्स है, जो एंटीबायोटिक्स का अपने को भी यूज करना है। जैसे एमोक्सिलिन या क्लोक्सासिलिन है, उसको 4 से 10 mg यानी कि केजी बॉडी वेट पे अपने को डेली रूप में 5 दिन तक लगातार पशु को एंटीबायोटिक्स देना है। यानी कि जो एमोक्सिलिन या क्लोक्सासिलिन है उसका 4 ग्राम से इंजेक्शन है वो 5 दिन तक लगातार इंट्रामस्कुलर यानी कि आईएम पशु को लगाना अति आवश्यक है। उसी के साथ में अगर ये नहीं मिले तो अपने पास एंड्रोफ्लोक्सासिन है, उसका 10 से 12 ml इंट्रामस्कुलर अपने को लगाना है, ये जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स साथ में चले और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़े। और उसी के साथ में अपन को कुछ पेन किलर्स हैं जिसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा है, तो कुछ पेन किलर्स भी जैसे स्पाथमोटिक है, एनाल्जेसिक है, मेलोक्सिकम प्लेन है, तो ये सब के 10 से 12 ml या 8 से 10 ml के इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना है। और सबसे मोस्ट बात यह है कि जो अपन आईवी फ्लूइड चढ़ा रहे हैं वो 4 से 5 दिन तक कंटिन्यू आईवी फ्लूइड चढ़ेगा। और उसी के साथ में कुछ आयरन के इंजेक्शन भी लगाना है, जिसकी वजह से जो ब्लड आया है उस ब्लड की कमी के, जो एनीमिया है उसकी कमी को दूर किया जा सकता है। तो ये था एंट्राइटिस का स्पष्ट और एकदम सटीक ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से जो एंट्राइटिस के कारण है, उन दस्त पैचिस के कारण है, उनको दूर किया जा सकता है। तो सबसे अच्छी बात या ध्यान रखने वाली योग्य बात ये होती है मेरे दोस्तों कि पशु को जो अपन आहार देते हैं वो उसकी क्वालिटी और उसमें एकदम सफाई से और एकदम अच्छी क्वालिटी का ही आहार पशु को देना चाहिए। अन्यथा पशु की हालत एंट्राइटिस के रूप में बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। और डायरिया, अगर फीवर डायरल लगातार लंबे समय तक अगर पतला दस्त हो रहा है तो ज़रूर चिकित्सक से बात करें और उसको आईवी फ्लूइड और सल्फा ड्रग्स का डोज जरूर दें, वरना पशु के डिहाइड्रेशन की वजह से पशु का शोक लग के पशु की मृत्यु हो सकती है, जिससे पशुपालक को बहुत बड़ी हानि का सामना पड़ सकता है और हानि उठानी पड़ सकती है। तो इन सब कारणों से बचें और अपने पशु का अच्छे से ख्याल रखें। तबीयत में, हेल्थ में अगर थोड़ी बहुत ही समस्या हुई है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें और उसका इलाज करवाएं। जय हिंद, जय भारत।